के अंदर ना उनकी आंखें एक्ट करती थी, और जब वो डायलॉग बोलती थी तो उनके जहाँ डायलॉग बोलने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। जो उनकी आवाज की मॉड्यूलेशन थी और जिस तरह से वो बात और डायलॉग किया करती थी, और उनका वोकल जो क्वालिटी थी, और उसके साथ उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस एंड द वे शी एक्सप्रेस हर आईज, शी वाज अनपैरेलल्ड। कोई उस तरह का ना आवाज ना आंखें आपको मीना कुमारी जैसी दिखेंगी ही नहीं कहीं पर। गाने जब गाया करती थी तो लता मंगेशकर कहती हैं कि मेरे गानों को बेस्ट प्रोजेक्शन ऑन स्क्रीन मीना कुमारी ही करती थी, क्योंकि उनके पास वो एक्सप्रेशन था। जिस लिखती हैं अपने राइट अप में कि बाकर अली उनको मारा करते थे, और उनके शक्ल पर, फेस पर सब जगह मार के निशान दिख रहे थे हमको, और वो बहुत ज्यादा उदास और दुखी रहती थी। वो इसलिए दुखी रहती थी कि मेरे को जिंदगी में, मैंने तो मोहब्बत की थी ना, ये मोहब्बत का सिला मुझको क्या मिल रहा है। तो फिर उसके बाद वो अलग हो गई, अलग होकर फिर वो फिल्में तो करती रही। लेकिन उन दिनों जो होता था कि वो हमारी खुद कहती हैं कि मैं तो 6 साल से ही ब्रेड अर्नर थी अपनी फैमिली के लिए। तो वो तब से ही she became the major earner in the family for making family. नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से दो खास मेहमान हैं, और मेहमान तो एक ही है और एक मेरे साथ कोहोस्ट करेंगे वसीम अल्ताफ साहब इस्लामाबाद से, और हमारे मेहमान हैं पीयूष शर्मा जी कनाडा से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नमस्कार आप सबको। अंबर जैदी बहुत बहुत नमस्कार आपको, और वसीम जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी, और आपकी ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। पीयूष जी, जैसे कि हम लगातार बात करते आ रहे हैं, किसी ना किसी बॉलीवुड पर्सनालिटी, एक्टर और सिंगर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे मीना कुमारी के बारे में। भारतीय सिनेमा की एक बड़ी अदाकारा, और आप चाहे नृत्य की बात करें, और बहुत ही बेहतरीन अदाकारा जो पर्दे पर आज भी उनको बड़ा सम्मान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से याद किया जाता है। अगर शुरुआत की बात करें तो कैसे मीना कुमारी एक बड़ी अदाकारा बनी, और क्या सफ़र रहा? अगर आप थोड़ा बता पाएँ। जरूर, थैंक यू अगेन। मीना कुमारी, अगर मैं कभी इमोशनल हो जाऊं और आंख में पानी आ जाए तो माइंड मत करिएगा। ठीक है? मीना कुमारी के सफर जो है ना, वो शुरू हो जाता है जब वो बचपन में ही उनको फिल्मों में पुश इन कर दिया गया था। अब ये उनकी फिल्मी बैकग्राउंड पहले से थी, क्योंकि उनके जो फादर थे अली बख्श, वो कलकत्ता में भी बैक रहते थे, और कलकत्ता में भी बंगाली जो प्रोड्यूसर्स थे उनकी फिल्मों में म्यूजिक के डिपार्टमेंट्स में काम करते थे। तो उन्होंने 3-4 फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी म्यूजिक दिया हुआ है अली बख्श के नाम से। उनकी जो माँ थी प्रभावती, वो टैगोर सेकंड कजन्स थी टैगोर फैमिली की, रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली की। तो प्रभावती जो थी वो बंगालन थी। उनके फादर ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी, तो प्रभावती क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग बंगालन थी। तो प्रभावती ने जब इनसे शादी की तो उनका नाम कुछ इकबाल बानू या क्या रख दिया गया, तो उन्होंने अली बख्श से शादी कर ली। तो लेकिन पहली बेटी उनकी कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद ये मीना कुमारी जो है ये बॉम्बे में ही पैदा हुई थी। तो ये बॉम्बे मूव कर गए थे अली बख्श, क्योंकि इनको वहाँ फिल्मों में म्यूजिक वगैरह का काम कुछ मिलने लगा। और इन्होंने सोचा, जो प्रभावती भी कुछ छोटे मोटे रोल्स वगैरह किया करती थी, तो इन्होंने सोचा कि वहाँ पर उनको भी कुछ एक्टिंग का भी मिल जाएगा चांस, तो वहाँ ट्राई करते रहे। और मीना कुमारी जब बहुत छोटी थी तो स्टूडियो में कभी कभी साथ जाया करती थी। तो उसी बच्चे को देखकर ही विजय भट्ट ने लेदर फेस नाम की फिल्म में, जब मीना कुमारी शायद 6 साल की थी, 39 में फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ 39 में, तो 6 साल की थी, क्योंकि 33 में मीना कुमारी पैदा हुई थी। तो उनको एक रोल दे दिया था उसी फिल्म में। बेबी मीना नाम रखा था उसका। उनका नाम तो वैसे महजबीन था, तो उनका नाम रख दिया बेबी मीना विजय भट्ट ने। तो वो उनकी एक फिल्म जो थी लेदर फेस में, उसमें वो बाल अदाकारा, मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से बहुत हिट हो गई, और उनको काफी सारे रोल मिलने शुरू हो गए और लोगों ने अच्छे पैसे देने शुरू किए। तो यू कैन से कि मीना कुमारी खुद कहती हैं कि मैं तो 6 साल से ही ब्रेड अर्नर थी अपनी फैमिली के लिए।
तो वो तब से ही she became the major earner in the family for making family feeding the family. उसके बाद वो फिर विजय भट्ट ने ही उनको बैजू बावरा भी दी थी जब बड़ी हो गई थी तो। पर मीना कुमारी जो है इस तरह से उनका फिल्मी सफर शुरू होता है बिकॉज शी बिकेम एन चाइल्ड आर्टिस्ट, और चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ उन्होंने 7 या 8 या 9 फिल्में 7 या 8 फिल्में की हैं उन्होंने। तो ऑल द टाइम बिटवीन 1939 टू 1946-47 तक वो ये चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल करती रही। फिर उनको काफी सारी वो फिल्में मिलने लग गई जो स्टंट फिल्में और माइथोलॉजिकल फिल्में थी, वो भी मिलनी शुरू हो गई 46 से ही। तो 46 तक आते आते शी बिकेम द हीरोइन एंड शी स्टार्टेड डूइंग लीड रोल्स इन दोज फिल्म्स। लेकिन पहली उनकी वो फिल्म जिसमें उसको क्या कहूँ रुतबा मिला और इज्जत मिली, वो फिल्म थी सनम। वो फिल्म थी सनम, ओके, देवानंद की सनम, क्योंकि उसमें देवानंद और सुरैया थे। तो सुरैया देवानंद वर ऑलरेडी अ वेरी हिट पेयर। नंदलाल जसवंतलाल उसके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़ा नाम था, हुसन लाल भगत राम उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जो बहुत बड़ा नाम था। तो इस बड़े नामों के बीच में शी वॉज द सेकेंड लीड एज मीना कुमारी इन दैट फिल्म। मीना कुमारी इन सनम लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल, बहुत लगती है। ये उनकी पहली थी जब वो नोटिस हुई और लोगों ने कहा कि इनको हीरोइन के रोल देने चाहिए। उसके अगले साल 1 साल या 2 साल के अंदर बैजू बावरा आ गई, तो बैजू बावरा ने तो उनको एस्टैब्लिश कर ही दिया था। लेकिन मीना कुमारी के बारे में बात करते हुए मैं आपको ये बताता हूँ जो देवानंद ने उनके लिए कहा लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आपको कहीं ना कहीं ये उसमें मिल जाएगा अपने विकिपीडिया में या गूगल में कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ ये। देवानंद साहब लिखते हैं, इन हर यूथ हर आईज एमिटेड फायर, her eyes emitted fire. She was stunning. She was stunningly beautiful. Her complexion had a sensuous quality. Sensuous quality. When you saw her, you felt like grabbing her into your arms. वाह, ये देवानंद साहब लिखते हैं मीना कुमारी के बारे में। अब इससे ज्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन कोई हो नहीं सकता, और ये रियलिटी है। आप उनको सोच लीजिए, इफ यू हैव रोमांस इन योर हार्ट, यू कैन थिंक अबाउट अ वुमन लाइक दैट एंड सोचिए कि कैसी औरत होगी ये। बहुत 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 खूबसूरत थी मीना कुमारी। उनके अंदर वो टिपिकल कहा जाए तो ना कि बंगाल एंड पंजाब का कॉम्प्लेक्शन मिक्स हो जाता है जब, तो उनके अंदर वही उनके अंदर था। देवानंद के वर्ड्स एकदम परफेक्ट है उनके लिए। ऐसे Well, सर एक मैं ऐड करूं यहाँ पे कि ये आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से अगर लाहौर जाए ना तो रास्ते में एक कस्बा आता है जिसका नाम है भेरा। तो ये जो अली बख्श थे, इनके जो वालिद थे वो भेरा के रहने वाले थे और भेरा से माइग्रेट करके फिर ये कलकत्ता गए थे। और बलराज साहनी जो थे उनके एंसेस्टर्स भी भेरा से थे। और एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, अदाकार शान की माँ, नसीम अलेक्जेंडर, नीलो के नाम से वो फिल्मों में आई, वो भी भेजी थी। अच्छा। जी। हाँ, उन दिनों क्या होता था कि क्योंकि न्यू थिएटर्स का बहुत नाम था बंगाल में, तो और बंगाल में और भी 2-3 ऐसी कंपनीज और भी थी, तो ये सब आर्टिस्ट जो थे वो बंगाल चले जाते थे अपना ट्राई करने के लिए, आजमाने के लिए अपना लक। तो इसी चक्कर में अली बख्श भी बंगाल आ गए थे, और फिर वो उसके बाद बॉम्बे आ गए, और फिर मीना कुमारी एस्टैब्लिश हो गई फिल्मों में। मीना कुमारी की जिंदगी में इसके साथ साथ बैजू बावरा के साथ साथ उनको मिल गई परिणीता। अब आपको एक बात बताता हूं कि मीना कुमारी को महल के लिए भी कंसिडर किया गया था। जब महल के लिए कंसिडर किया गया था तो पहली बार महल के सेट्स पर कमाल अमरोही से मीना कुमारी मिली थी, क्योंकि महल जो है वो कमाल अमरोही ने डायरेक्ट की थी। तो उन दिनों ही मिली थी मीना कुमारी उनको। क्या रीजन था कि मीना कुमारी को सेलेक्ट नहीं किया गया और मधुबाला को ले लिया गया, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इंटीरियर, लेकिन इवेंचुअली तो मधुबाला को लिया गया। लेकिन अशोक कुमार ने मीना कुमारी को कहा कि तुम डिसहार्टन मत हो, मैं तुमको लेके फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने फिर 2 साल बाद परिणीता बनाई। तो परिणीता में उन्होंने मीना कुमारी को हीरोइन ले लिया, और परिणीता की हीरोइन उन्होंने मीना कुमारी को लिया। कहते थे कि वो बिमल रॉय उसके डायरेक्टर ले लिए थे उन्होंने। तो बिमल रॉय भी और अशोक कुमार भी कहते थे कि ये परिणीता के लिए इनका बड़ा टिपिकल बंगाल फेस है,
So we are very comfortable in putting her in this role. और परिणीता ने तो प्रूव कर ही दिया था that she was a very good actress and she proved herself very well. और परिणीता क्योंकि कर रहे थे, वो बिमल रॉय के साथ साइन हो गई थी, तो बिमल रॉय ने उनको एक छोटा सा रोल 2 बीघा जमीन में भी दे दिया. तो this is how she became very well known in the industry. And one of the very soon she became a top bracket, third या fourth top income earner थी as a heroine. पेड जो उनको पेमेंट मिलती थी सबसे टॉप पे मिलती थी. और सर ये परिणीता वही फिल्म है जिसका रीमेक बाद में बना, विद्या बालन ने रोल किया था. जी 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 बिल्कुल. लेकिन पीयूष जी, मीना कुमारी एक शानदार एक्ट्रेसेस होने के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया पोएटिस भी थी. ये कैसे हुआ और कैसे वो पोएटिस बनी और उनकी शायरी के बारे में भी अगर कुछ बताएं. नहीं, पोएटिस तो कोई बनता नहीं है ना, अंदर से इनबॉर्न होती है चीज. तो उनके अंदर इनबॉर्न शौक था शायरी करने का, शुरू से ही था, बहुत बहुत यंग से था. उसी इनबॉर्न शायरी के जो शौक था, उस शौक को ही एक्सप्लॉइट किया था कमाल अमरोही साहब, क्योंकि इनका एक 1951-52 में एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट. ये खड़कवासला से बॉम्बे आते आते, तो उस कार एक्सीडेंट से ये 4 महीने हॉस्पिटल में कन्फाइंड थी. तो वो हॉस्पिटल के कन्फाइनमेंट के दौरान हर एक दूसरे तीसरे दिन में कमाल अमरोही फूल लेके पहुंच जाते थे इनके पास, और कुछ शायरी सुनते थे, कुछ शायरी सुनाते थे. तो बस उसी के चक्कर में मोहब्बत हो गई. और फिर वो मोहब्बत होने के साथ साथ वो दायरा फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई. तो शूटिंग भी चलती रही और इश्क भी चलता रहा. उसी एक्सीडेंट में मीना कुमारी के लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर कट गई थी. तो आप देखेंगे कि इनकी बाकी फिल्मों में ये आंचल लपेट लेती है वहां पर, वो देखने नहीं देती. एब्सोल्युटली. आप क्या पूछ रहे हैं? आपने कमाल अमरोही जी का नाम लिया ही है, तो मीना कुमारी के हम करियर की बात करते हैं, तो करियर के साथ साथ उनकी रिलेशनशिप और खासतौर से जो उनकी शादी है वो काफी चर्चित रही. और कमाल अमरोही के साथ जो उनके रिश्ते थे बहुत लाइमलाइट में रहे. किस तरह से उनके करियर पे इसका असर पड़ा, उनकी शादी और उनके रिश्तों की वजह से? असर ये पड़ा कि वो टॉप हीरोइन तो बन चुकी थी, और कमाल अमरोही को फिल्म बनाने में बहुत साल लगा करते थे, कोई भी फिल्म बनाते थे तो. और बहुत ज्यादा राइटर तो बड़े अच्छे माने गए थे, बट डायरेक्टर के नाम से उनको बहुत ज्यादा वो लोग पसंद करते या नहीं करते थे, उनको फिल्में उस तरह नहीं मिलती थी. दायरा उनकी अपनी फिल्म थी, सो अपने आप ही बनाई उन्होंने. तो जो अपनी फिल्में बना रहे थे वो तो बनी रही थी, बट आउटसाइड प्रोड्यूसर जैसे अशोक कुमार वगैरह थे, वो अब ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा उनको साइन करेंगे. लेकिन मीना कुमारी वॉज टॉप ग्रेडेड, तो उनकी फिल्में भी आ रही थी, उनको रोल्स भी मिल रहे थे, उनका काम भी चल रहा था. शादी भी हो गई तो कोई बात नहीं. तुम अब मीना कुमारी अलग रहती थी अपने घर में, कमाल अमरोही के घर में तो रहती नहीं थी. कमाल अमरोही पहले शादीशुदा थे और उनके और बच्चे भी थे, तो मीना कुमारी जो थी वो अलग ही रहती थी. तो इसीलिए कोई इंटरफियरेंस उस वक्त नहीं थी. लेकिन वो जो मनी कंट्रोल है वो स्टार्ट हो गया था कि पैसे का कंट्रोल मैं करूंगा और मैं देखूंगा पैसा कहाँ जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कितना डिमांड करेंगे प्रोड्यूसर से, क्या फीस लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेंगे, ये सब मैं साइन करूंगा. तो ये इंटरफियरेंस मीना की जिंदगी में शुरू हो गई थी. फिर इसके बाद उन्होंने मीना को पुश करना शुरू कर दिया कि तुमको ये लेना पड़ेगा रोल, ये करना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, यहाँ पैसे, यहाँ पर ये, वहां पर वो. तो ये दीज थिंग्स स्टार्टेड इन हर लाइफ, एंड वेरी सून शी रियलाइज्ड कि देयर वाज नो लव इन द मैरिज. और इसके अलावा क्या हो गया था कि उनका एक असिस्टेंट था बाकर अली नाम का, या बाकर अली, जो भी बाकर अली वो जासूस था. जासूस थी. उसके ऊपर साथ भेज देता कि तुम नजर रखो कि क्या कर रही है. और वो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ. ये एक किताब है. आप इधर कीजिए. जी जी, ये उन दिनों की बात है. ये यासिर अब्बासी की लिखी हुई है. और यासिर अब्बासी ने क्या किया है कि ये जितनी भी इंडिया की पुरानी उर्दू मैगजीन हुआ करती थी, शमा और इस तरह की मैगजीन, उनके राइट अप्स निकाल के उनको पब्लिश किया ट्रांसलेशन करके. तो इसका सबसे पहला राइट अप है मीना कुमारी, और वो पहले राइट अप की राइटर हैं नरगिस. तो नरगिस ने शमा में लिख के भेजा था अपने हाथ से राइट अप, उसकी इन्होंने ट्रांसलेशन और पिक्चर्स लेके दी हुई हैं कि ये नरगिस ने लिखा था. नरगिस ने लिखा हुआ है ये राइट अप मीना कुमारी की डेथ के बाद.
तो राइट अप का जो टाइटल है वो कहता है मीना तुमको मौत मुबारक, ये उसका टाइटल है। और अगर आप नरगिस के इस राइट अप को पढ़ती हैं तो आपको पूरा आइडिया लगता है कि मीना कुमारी की जिंदगी में क्या चलता था और कैसा था। वो लिखती हैं कि मीना कुमारी से मैं पहली बार मिली थी जब हमारी शारदा के लिए मीना कुमारी को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और मुझको नॉमिनेट किया गया था मदर इंडिया के लिए। तो उन दिनों में, अब मदर इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट नरगिस के करियर की लास्ट आखिरी फिल्मों में से, करेक्ट, लेकिन उन दिनों में कहती है दैट इज द फर्स्ट टाइम कि मैं मीना कुमारी से मिली उस अवार्ड फंक्शन में। तो वहां पर वो कमाल अमरोही के साथ आई हुई थी और मैंने उनको विश किया, क्योंकि कमाल अमरोही हमारे घर आया जाया करते थे तब से, जब मैं बच्ची थी तब से, मैं छोटी थी तब से ही हमारे घर आते थे मेरी माँ को मिलने। तो मैंने उनको विश किया, तो कमाल अमरोही ने मुझको ग्रीट किया लेकिन मीना कुमारी ने कुछ नहीं कहा, चुप रही। तो मैंने घर आके जब सुनील दत्त से पूछी ये बात कि क्या बात है ये, नहीं सॉरी अनवर हुसैन से पूछी, अपने भाई से, अनवर हुसैन से पूछी कि क्या बात है, उन्होंने विश नहीं किया मुझे। तो अनवर हुसैन मुझे कहते हैं उनको इजाजत नहीं मिली होगी। फिर कहती है नरगिस कि मैं उसके बाद मैं चुप रहूंगी कि शूटिंग शुरू हो गई मद्रास में। तो मद्रास में जहाँ शूटिंग शुरू हो गई वहाँ सुनील दत्त हीरो थे, मैं चुप रहूंगी कि। तो कुछ दिनों बाद सुनील दत्त मुझको कहते हैं कि लंबी शूटिंग चल रही है, तुम भी बच्चों को लेके मद्रास आ जाओ, साथ रहेंगे। तो मैं मद्रास पहुंच गई। तो एक होटल था जिसमें मेरा कमरा और मीना का कमरा बगल वाला था। तो मीना कुमारी चुप चुप रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। लेकिन फिर भी एक दिन क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा कि हम चाइनीज खाना खाने जाएंगे। उन दिनों संजय दत्त जो था वो 2.5 साल का था और मेरी बेटी नम्रता जो थी वो 3 महीने की थी। तो हमने कहा चाइनीज खाना खाने जाएंगे, मीना को साथ ले जाते हैं। तो हमने, और मैं उन दिनों मीना के से क्योंकि कुछ कुछ बात होती थी तो मैं उसको मंजू कह के बुलाती थी, जो उसका घर का बोलने वाला नाम था मंजू। तो मैं मंजू कहती थी उसको। तो मैंने उनको इनवाइट किया लेकिन मीना कुमारी जो है उसने मना कर दिया, कहती नहीं मैं घर में रहूंगी, आप लोग जाइए, तो आप अपने बच्चों को छोड़ जाइए बेशक यहाँ मेरे पास। तो दोनों बच्चे जो थे वो मीना कुमारी के साथ थे जब तक ये खाना खाने चले गए। अच्छा, नरगिस की एक नैनी भी थी जो साथ रहती थी बच्चों को देखने के लिए। तो जब लौट कर आए, कहते हम 11 बजे के आसपास लौट कर आए खाना खा के, तो पूछा नैनी से, तो नैनी ने कहा कि नहीं बच्चे तो दोनों सो गए। तो नैनी ने हमको बताया कि मीना कुमारी ने मतलब संजय दत्त को टॉयलेट वगैरह भी कराया, नम्रता की नैपीज भी चेंज की, फिर कहानियां भी सुनाई दोनों बच्चों को, खाना भी खिलाया, फिर यूं बाहें फैला के एक बाह के ऊपर एक बच्चे का सर, दूसरी बाह पे दूसरे बच्चे का सर रख के, ऐसे ही रख के गाने वाने गाते गाते दोनों को सुला दिया और खुद भी सो गए। आप सोचिए उस औरत की जो उसके दिल में जो था ना, ये सोचिए आप, वो इतनी अच्छी औरत थी। फिर वो कहती है कि उसी दौरान 1-2 दिनों बाद हमने देखा तो बहुत ज्यादा उसके कमरे से आवाजें आया करती थी, चिल्लाने की, शाउट करने की। तो अगले दिन हमने मीना को पूछा तो मीना ने शूटिंग कैंसिल कर दी थी एक दिन। तो सुनील दत्त भी पूछने गया, मैं भी पूछा, तो देखा कि उसके सारा मुंह जो था सूजा हुआ था और उसके शरीर पर मार के दाग थे। ये सारा कुछ वो बाकर अली थे, वो मारपीट किया करते थे आके और वो उनको फिजिकली असॉल्ट करते थे। बाकर अली, पर वो क्यों करते थे? वो उनका क्या हक अधिकार था? एक असिस्टेंट कैसे मारेगा, अब ये इस अधिकार के लिए ही तो मीना कुमारी जब लौट कर आई तो कमाल अमरोही से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो कमाल अमरोही ने कहा, उसको कुछ बड़ा उल्टा सीधा जवाब दिया था कि नजर रखनी जरूरी है, तुमको मतलब डिसिप्लिन करना जरूरी है। तो इस उसी के चक्कर में मीना कुमारी ने उस वक्त उसका घर छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रखूंगी, रिलेशनशिप नहीं रखूंगी। लेकिन ये नरगिस लिखती हैं अपने राइट अप में कि बाकर अली उनको मारा करते थे और उनके शक्ल पर, फेस पर सब जगह मार के निशान दिख रहे थे हमको, और वो बहुत ज्यादा उदास और दुखी रहती थी। वो इसलिए दुखी रहती थी कि मेरे को जिंदगी में, मैंने तो मोहब्बत की थी ना, ये मोहब्बत का सिला मुझको क्या मिल रहा है। तो फिर उसके बाद वो अलग हो गई, अलग होकर फिर वो फिल्में तो करती रही। लेकिन उन दिनों जो होता था कि वो, ये 62 की बात है। हाँ उसी दौरान बात है जब मैं चुप रहूंगी जब आई, उसके आसपास की बात, 62, 63, 60 उसी के आसपास की बात है। फिर इन्होंने ये
फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स तो शायद खत्म हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं पता, और क्योंकि मनी तो वो कंट्रोल कर ही रहे थे। लेकिन ये पता है कि जब ये उसके बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, इनको जॉन्डिस हो जाता है, और जॉन्डिस हो जाता है बिकॉज ऑफ हर एल्कोहलिक प्रॉब्लम। जॉन्डिस जब होकर हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं तो नरगिस लिखती हैं कि इनके अकाउंट से सारा पैसा उन्होंने निकाल लिया था, और इनके पास हॉस्पिटल के बिल देने के पैसे नहीं थे। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो नरगिस ने लिखा है, ठीक। खैर, इसके बाद अल्कोहल की आदत भी उनको इस तरह पड़ गई कि उनको फिर उसके बाद नींद नहीं आती थी। जब नींद नहीं आती तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सी ब्रांडी लिया करिए तो नींद आएगी आपको। वो थोड़ी सी ब्रांडी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते इनको अल्कोहल की आदत हो गई, और फिर उसके बाद वो अल्कोहल ही इनकी मौत का कारण बन गई, क्योंकि ये सिरोसिस ऑफ लिवर से ही मरी थी। वो भी जो था, इनको जब इनके पास कमाल अमरोही साहब आए थे नरगिस के पास कहने के लिए कि मैं दोबारा से अपनी पाकीज़ा को स्टार्ट कर रहा हूँ जो बीच में रह गई थी, तो अब मैं दूसरी हीरोइन रिप्लेस कर दूंगा उसकी जगह और फिर से फिल्म बनाऊंगा। तो मीना कुमारी ने, ये नरगिस ने कहा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, जाके बात करती हूँ मीना कुमारी से। तो नरगिस ने ही बात की थी मीना कुमारी से फिर से कि तुम आ जाओ फिल्म में। तुम, वो उन दिनों लंदन से लौटी थी अपना ट्रीटमेंट करवा के, तो उनका काफी वेट लॉस हो गया था, कोई 6-7 किलो लूज कर गई थी वो। तो लूज करने से वेट, शी स्टार्टेड लुकिंग यंग एंड फ्रेश अगेन। तो तब नरगिस ने कहा कि तुम अच्छी लग रही हो, वापस कंप्लीट कर लो फिल्म कंप्लीट करो। इंटरेक्शंस की करने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है, बातें तो कुछ मत करना, जस्ट ट्रीटेड एज अ डायरेक्टर एंड एक्ट्रेस। तो उसके कहने से फिर इसने पाकीज़ा को शूट करके दोबारा कंप्लीट किया था। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो पाकीज़ा थी, इसको कंप्लीट होने में 16 साल लग गए। 72 में रिलीज हुई थी और गालबन 54 में ये फिल्म बनना शुरू हुई। तो एक तो ये कि इतना लंबा अरसा क्यों इसमें लगा इसकी कंप्लीशन में, और उसके बाद आप हमें साहिब बीबी और गुलाम के बारे में बताइए। ये भी कहा जाता है कि साहिब बीबी और गुलाम जो थी वो मीना कुमारी ही की एक बायोग्राफी थी। सर, पहली बात तो पाकीज़ा की कि 54 या 56 में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म, लेकिन फिर इनके दोनों के रिलेशनशिप्स खराब हो गए, वो वॉकआउट कर गई, तो उन्होंने मिलना जुलना भी बंद कर दिया, तो उन्होंने फिल्म इसलिए बननी बंद हो गई, तो फिल्म इसीलिए डिले हो गई। लेकिन कमाल अमरोही की एक आदत और भी थी ना कि वो हर फिल्म को बहुत डिले कर करके बड़े आराम से अपने तरीके से बनाते थे जब वो अपनी फिल्म बना रहे होते थे। दूसरा प्रोड्यूसर होता था तो प्रेशर डाल के जल्दी करवा लेता था, लेकिन अपनी फिल्म बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे, तो रिलैक्स तरीके से बना रहे थे। बीच में उनके आपस में झगड़े हो गए, ये चली गई बाहर छोड़ के, तो फिर वो फिल्म डिले हो गई, डब्बे में बंद हो गई। फिर दोबारा बनने का जो कारण था वो वही था जो मैंने आपको बताया। अभी नरगिस ने इंटरफियर किया और उनको कहा नहीं, फिल्म कंप्लीट कर लो, कि इतनी तो बनी पड़ी है, बाकी की कंप्लीट कर लो। तो इसलिए उसमें एक चीज ये है कि कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो कि बहुत दूर से लिए गए हैं, क्योंकि वो 16 साल में उनमें काफी तब्दीली आ चुकी थी मीना कुमारी में। जैसे मिसाल के तौर पे वो एक गाना है, मौसम है आशिकाना, तो वो गाना जो है उसमें क्लोजअप नहीं दिखाया मीना कुमारी का, दूर से उसको पिक्चराइज किया गया है, क्योंकि वो जाहिर है कि वो काफी तब्दीली आ चुकी थी उनके अंदर। एक बात और है ना कि पुराने शॉट्स जो हैं वो तो कलर में नहीं थे ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट में थे ना, तो उनको कलर किया गया है ना। जी जी, तो इसीलिए वो जरा उस तरह कंट्रोल करके दोनों को बैलेंस मैच करके उस तरह बनाया गया है। लेकिन अल्टीमेटली फिल्म देखने में अच्छी लगती है, एंड शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब आपको साहिब बीबी गुलाम की बात बताता हूँ। अच्छा। साहिब बीबी गुलाम बिमल मित्रा की नॉवल है, कहानी, ठीक है। और एक रियल कलकत्ता की ऐसी फैमिली है, रॉयल फैमिली, जिसकी फैमिली को उसने, और वो मकान मैंने देखा हुआ है जिसके ऊपर ये शूट की गई थी फिल्म, जिसकी स्टोरी है इस फिल्म में। तो वो उससे एक रॉयल फैमिली के ऊपर ही ये फिल्म की स्टोरी, ये कहानी की स्टोरी बनी हुई है, बिमल मित्रा ने लिखी हुई है, बंगला की कहानी। मैंने भी किताब पढ़ी हुई है, जो बंगला की ओरिजिनल है वो मैंने पढ़ी हुई है किताब। तो वो तो एक स्टोरी है जिसको कि जो बंगला में फिल्म भी बनी है, बंगला में थिएटर ड्रामा भी होते थे उसके, काफी ड्रामा थिएटर हुआ करते थे।
तो उसी की स्टोरी को गुरुदत्त ने खरीदा था कि मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि स्टोरी मीना कुमारी पर लिखी गई है, वो अलग बनी है स्टोरी, उसकी स्टोरी पहले ही थी, पर उस स्टोरी में मीना कुमारी को लिया गया है, वो गुरुदत्त की चॉइस थी। लेकिन जो फिल्म है उसको आप देखेंगे तो वो अबरार अलवी के नाम पर है, डायरेक्शन कि डायरेक्टेड बाय अबरार अलवी। लेकिन मुझे उसकी कैमरा वर्क जो है ना, सिनेमेटोग्राफी बहुत खराब, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी है सारी। आप ये गाना देख लीजिए जो पिया ऐसो जिया में समाये गए रे, आप गाना देख लीजिए, वो जब सज रही है, सिर्फ संवर रही है, सज रही है, उसकी जो कैमरा वर्क है और उसका जो टेक्स है इतने कमाल के, ब्यूटीफुल हैं सर, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आप साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी देखिए, उसमें वो जो जितनी कोरस की लड़कियां नाच रही हैं ना, वो सारी कोरस की लड़कियां शैडो में हैं, कभी भी उनकी शक्ल नहीं दिखती, लेकिन मेन लड़की की ही शक्ल दिखती है, और पीछे के कैरेक्टर्स कैसे शैडो में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर से हमने पर्दे हैंग किए हुए थे, उसको हैंग कर करके लाइट्स के ऊपर हिलाते रहते थे कवर करने के लिए। आप उसका क्या एक बार उसको इस नजर से उस गाने को दोबारा देखिए, साकी आज मुझे नींद नहीं आई, बहुत ही फैंटास्टिक कैमरा वर्क है उसका। मूर्ति साहब ने हमको बताया था कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिल्म के डायरेक्टर अबरार अलवी हैं, और अबरार अलवी ने बहुत काम किया था डायरेक्शन का, लेकिन मीना कुमारी ने एक कंडीशन रखती थी कि मेरे हर सीन को गुरुदत्त ही डायरेक्ट करेंगे। तो तो जितने भी मीना कुमारी के सीन आपको दिखते हैं फिल्म के अंदर, दे आर ऑल डायरेक्टेड बाय गुरुदत्त एंड नॉट बाय अबरार अलवी। बट शी वाज सो सूटेबल टू द रोल, सो सूटेबल टू द रोल कि लगता है कि वो जिंदगी में ये रोल उनके लिए ही बना है। पर वो बहुत ही कमाल एक्टिंग की थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। She really controlled, the whole film was only about Meena Kumari. That's how it looks like, Choti Bahu. It looks like that. मुझे तो उनके बारे में सुन के मेरा दिल ऐसा दुख रहा है ना, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्या पूछूं। I'm totally I can't। फिर नरगिस जी लिखती हैं कि उसकी जिंदगी में एक मोहब्बत और आई, जेन्युइन मोहब्बत, वो थी धर्मेंद्र, लेकिन वो भी शॉर्ट लिव्ड थी क्योंकि उनमें भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और धर्मेंद्र ने उनसे मिलना बंद कर दिया। तो मीना कुमारी बहुत टूट गई थी, बहुत दुखी हो गई थी कि मेरा क्या नसीब है कि मैं किसी को मोहब्बत करती हूँ और मेरी मोहब्बत टिकती नहीं रहती। So she was really broken and she took the refuge in alcohol. और फिर उनके साथ जिंदगी में गुलजार आए, गुलजार साहब के साथ कुछ टाइम बीता, फिर उसके बाद सावन कुमार टाक उनके जिंदगी में आए। तो इस तरह कुछ लोग आते रहे जाते रहे, मगर इट वाज जस्ट लाइक शी वाज नॉट अगेन द सेम। तो कमाल अमरोही का झटका और धर्मेंद्र का झटका, ये दो चीजें उनको बहुत ज्यादा हर्ट की मीना कुमारी को। अब व्हाट वाज द रीजन फॉर धर्मेंद्र एंड मीना कुमारीज स्प्लिट, वी हैव नो आइडिया। धर्मेंद्र तो कभी इस बात पे बात करेंगे नहीं, वो तो मीना को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं मीना कुमारी की। धर्मेंद्र की जिंदगी बनाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूसर्स को इंसिस्ट किया था कि इनको हीरो लेना पड़ेगा अगर आप मुझे लेंगे तो धर्मेंद्र के साथ उन्होंने कुछ फिल्में की हुई, बट इट्स वेरी सैड इफ यू। और उनकी जो पोइट्री है, उस पोइट्री का काम सारा गुलजार ने किया है, जो पब्लिश करने का, रिकॉर्ड बनवाने का जो काम है वो गुलजार साहब ने किया है। तो जो हमारे पास अब उनकी किताब मिलती है कि नज़्मों, और जो रिकॉर्ड मिला है जो खय्याम साहब ने रिकॉर्ड किया हुआ है, दैट इज ऑल डन बाय गुलजार साहब। सो दैट इज, वी आर ग्रेटफुल टू गुलजार फॉर हैविंग डन दैट। कम से कम ये चीज तो हमारे सामने आती है। मीना कुमारी, मैं अगर मीना कुमारी को एज एन एक्ट्रेस देखता हूँ तो जो उनका बिगिनिंग अर्ली दौर है ना, बिफोर शी पुट ऑन वेट एंड शी बिकेम अल्कोहलिक एंड इट स्टार्टेड शो। देखिए 1962 की फिल्म है आरती, ठीक है, आपने याद दिलाया तो हमें याद आया। आप वो आरती फिल्म को देख लीजिए, और 65 की फिल्म है भीगी रात, दिल जो ना कह सका। ये दोनों फिल्म्स के अंदर आपको दिख जाएगा कि उनकी डिटेरियोरेशन ऑफ फेशियल कैसे हो गई थी, कि शराब का असर उनकी शक्ल पे क्या होने लगा था। दोनों फिल्मों का 3 साल के अंदर आपको दिखने लग जाएगा फर्क। आप दोनों गानों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सो इट स्टार्टेड शोइंग ऑन हर, एंड
दैट इज द प्रॉब्लम दैट शी डेवलप। मगर उनके उसके पहले की जो फिल्म्स है ना, बिफोर द फेस बिकेम लाइक दैट, उनकी एक्टिंग के अंदर ना उनकी आंखें एक्ट करती थी, और जब वो डायलॉग बोलती थी तो उनके जहाँ डायलॉग बोलने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। जो उनकी आवाज की मॉड्यूलेशन थी और जिस तरह से वो बात और डायलॉग किया करती थी, और उनका वोकल जो क्वालिटी थी, और उसके साथ उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस एंड द वे शी एक्सप्रेस हर आईज, शी वाज अनपैरेलल्ड। कोई उस तरह का ना आवाज ना आंखें आपको मीना कुमारी जैसी दिखेंगी ही नहीं कहीं पर। गाने जब गाया करती थी तो लता मंगेशकर कहती हैं कि मेरे गानों को बेस्ट प्रोजेक्शन ऑन स्क्रीन मीना कुमारी ही करती थी, क्योंकि उनके पास वो एक्सप्रेशन था जिससे वो एक्सप्रेस किया करती थी अपने गानों को। एक बार वो गाना देख लीजिए आप, आरती का गाना है, बार बार तो है क्या समझाए पायल की झंकार। वो गाना एक बार देख लीजिए, उसका जो पहली लाइन जो लता मंगेशकर गा रही है और उसको एक्सप्रेस कर रही है मीना कुमारी, किस तरह से वो इस इंसान को कहती है कि मैं तुमको यही तो समझाना चाहती हूँ कि तुमसे मैं मोहब्बत कर रही हूँ। वो जिस तरह एक्सप्रेस करती हैं अपनी आंखों से, यू विल फॉल इन लव। आप कहेंगे इससे ज्यादा अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती दुनिया में। She was a सर वो fantastic actress. किनारे किनारे में वो जो गाना है चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, तो उसमें कुछ शॉट्स हैं इनके मीना कुमारी के, वो हवाई जहाज में बैठी हैं हाँ, और सिर्फ वो देख रही हैं, वो सिर्फ देख रही हैं और इतनी एक्सप्रेसिव है वो, आप वो देख लीजिए। अच्छा सर ये बताइए कि ये इनकी बाद में कुछ फिल्में आई, जैसे चंदन का पलना थी, उसके बाद फिर अभिलाषा थी, गोमती के किनारे थी, दुश्मन। दुश्मन थी, लेकिन ये मतलब इनमें कुछ वो इतना उभर के सामने शायद नहीं आ सकी। आप क्या कहते हैं? ये कभी प्रॉपरली कंसंट्रेट करके डेट्स नहीं देती थी ना, इनको तकलीफ रहती थी तो आज शूटिंग कर सकती हैं, 10 दिन नहीं कर सकती हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं, अब ठीक है तो 2 दिन शूट करवा लीजिए, इस तरह से काम होता था। तो ये और इसका इनका देखिए, जो आदमी इंसान बीमार रहता है ना तो उसका दिल दिमाग भी तो लगता नहीं है ना एक्टिंग की तरफ उस तरह से, तो वो प्रॉब्लम्स हो गई थी इनके साथ, मगर और फिर भी ये कर रही थी क्योंकि शी वांटेड टू बी एक्टिव। और गुलजार की जो मेरे अपने है, वो तो इन्होंने एक्सेप्ट इसलिए करके किया था कि गुलजार जो कहेगा मैं मान लूंगी, तुम्हारे लिए मैं करूंगी, जो तुम कहोगे मैं करती हूँ। और मेरे अपने में बहुत अच्छी एक्टिंग है इनकी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, शी स्टैंड्स आउट। सो दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग इन हर लेटर लाइफ, बट इट इज वेरी सैड, हर लाइफ इज वेरी सैड। 38 इयर्स की एज में डेथ होगी सर, बहुत कम मेरा यानी सुन के 38 मेरा years। दिल ऐसा हो गया, आई कांट टेल यू। लेकिन ट्रेजेडी क्वीन का टाइटल जो मीना कुमारी को मिला, वो कैसे उनको मिला, वो कैसे हुआ? उस तरह के रोल्स मिलने शुरू हो गए ना ज्यादा, जिसमें कि ट्रेजेडी दिखानी पड़ती है इनको, कि मैं माँ नहीं बन सकती, या मैं माँ बन गई तो बच्चा मर गया, या हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं बच्चे को अकेले को कैसे बड़ा करूंगी, इस तरह के रोल्स मिलने शुरू हो गए इनको। और फिर वो मैं भी लड़की हूँ, और फिर एक और जिसमें इनको काला रंग दे दिया गया, कृष्णा का मैं काली हूँ टाइप ऑफ रोल्स मिल गए ना इनको बहुत सारे ऐसे। तो ये उन किस्म के ट्रेजेडी रोल्स को ये बहुत अच्छा निभाती थी ना, तो निभाती अच्छा थी और वो नेचुरल था इनका, तो इस तरह की एक फिल्म चली तो दूसरी और तीसरी उस तरह मिलने लगी। बिल्कुल। और वो टाइटल जो भी उनको मिला वो बहुत ही मतलब एप्ट था, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता था उनके कैरेक्टर्स में, जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स हाँ, निभाए। बिल्कुल बिल्कुल करता था। इनफैक्ट लोग आज भी कह देते हैं कि कोई रोता है तो कि क्या मीना कुमारी बन गए थे, है ना? तो ये भी रोना भी मीना कुमारी का ऐसा है कि एक मिसाल है जिस हाँ, वो तरह से वो स्क्रीन पे बोलती थी। ट्रेजेडी क्वीन का टाइटल मिल गया था उनको। बहुत अच्छा, वो एब्सोल्युटली। ट्रेजेडी रोल्स बहुत अच्छा किया करती थी उन दिनों, जो फेमिनाइन ट्रेजेडी रोल्स हुआ करते थे, जी। because she excelled in it and did better than other heroines, so she was given that title, and it was a popular thing that happened, people liked it. जी। लेकिन अगर मीना कुमारी की लेगेसी की बात करें पीयूष जी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो चली गई थी, चाहे उनकी एक्टिंग की बात हो, उनकी शायरी की बात हो, क्या उनकी लेगेसी आपको आज के दौर में कहीं पे कुछ नज़र आती, कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं? देखिए, अगर आप बड़ी नामी एक्ट्रेसेस की बात करती हैं तो आप किसको, अब देखिए आप
ये कह सकती हैं कि मधुबाला बहुत खूबसूरत थी या फलाना बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप एक्टिंग ही देखेंगी सिर्फ, ठीक, तो आपको दिखेगा कि जो नेचुरल एक्ट्रेसेस थी हमारी फिल्म्स की, उसमें आप गीता बाली का नाम ले लीजिए। गीता बाली वॉज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, कोई मैच नहीं कर सकता उनको। आप ब्यूटी क्वीन बोले या नहीं बोले वो दूसरी बात है, आपकी चॉइस है, आपकी खूबसूरती उनकी समझती हैं नहीं समझती हैं, लेकिन एक्ट्रेस के हिसाब से आप गीता बाली को बीट नहीं कर सकती। तो जैसे ये एक्ट्रेसेस को सेलेक्ट किया जाता है या फिर कहा जाता है कि ये अपनी खूबसूरती का कारण ही हम इनको देख सकते हैं, एक्टिंग तो कर ही लेते हैं सारे, उससे क्या फर्क पड़ता है। नरगिस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अच्छी एक्टिंग भी करती थी और अच्छी देखने में भी अच्छी लगती थी बहुत, तो उनको फर्स्ट वो लेडी ऑफ द स्क्रीन कहा जाता था उन दिनों में। लेकिन मीना कुमारी को ये कहा जा सकता है कि वो शी वॉज नॉट ओनली स्टनिंगली ब्यूटीफुल, शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस। अब उसके किसी भी रोल के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होती है, यह किसी को भी सीखना हो तो मीना कुमारी से सीखे, और अपनी आंखों से ही एक्टिंग कैसे की जाती है, एक्सप्रेशंस देके, कि डायलॉग बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने कहा ना कि वो शॉट है जो प्लेन में बैठा हुआ, तो वो उस सेट में क्या कर रही हैं, वो डायलॉग तो बोल नहीं रही हैं, वो सिर्फ आंखों से ही एक्सप्रेशन दे रही हैं, वो अपनी आंखों से ही पूरा एक्टिंग कर लिया करती थी। तो वो सीखने की बात ये होती है कि आंखें और वॉइस, दो चीजें, डायलॉग्स कैसे बोलने चाहिए और इसके बाद गानों को कैसे निभाना चाहिए। अब ये ठीक है गानों को निभाने वाली बात तो आज एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि गाने वैसे बनते ही नहीं, और उस किस्म के गानों की एक्टिंग की जरूरत भी आजकल नहीं पड़ती। तो ये उस चीज को आप थोड़ा दरकिनार कर दीजिए, तो भी आप आंखों के एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन को तो आप नहीं अवॉइड कर सकते ना, वो तो सीखने वाली बात है ना। उसको आप कोई भी, एनीबडी हु वांट्स टू रियली बी अ गुड एक्टर हैज टू लुक एट दिस, लर्न फ्रॉम देयर एंड अंडरस्टैंड कि कैसे किया जाता है। हाँ, आपकी आंखें उतनी खूबसूरत हैं कि नहीं दूसरी बात है, लेकिन मीना कुमारी जैसी ऑफ कोर्स मीना कुमारी जैसी आंखें भी होनी ही चाहिए। हाँ, मगर सीख तो सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल। और सीखने के लिए आज भी बहुत सारे लोग जो इंस्पायर होते हैं एक्टिंग करने के लिए मीना कुमारी को देखते हैं, सीखते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि सीखने के लिए वो हमेशा एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर बिल्कुल देखे जाएँगे। पीयूष जी बहुत-बहुत शुक्रिया, वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझे मतलब एक ऐसा दुःख दिया आपने कि मुझे लगता नहीं मैं आज सो पाऊँगी और कई रातों तक मुझे मेरे दिमाग में मीना कुमारी चलती रहेगी। मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरी आंखों में आंसू आ जाए तो माफ कर दीजिएगा। ये बहुत इमोशनल चीज है। मीना कुमारी के बारे में सोचता हूँ, और मैं जब नरगिस का राइट अप पढ़ रहा था, मैंने उसको पहले भी किसी एक इंग्लिश मैगजीन में पढ़ा हुआ है, लेकिन तब भूल गया था, तब छोटे थे। लेकिन दोबारा जब इस मैगजीन को मैंने उठा के पढ़ा, इसमें जो शमा में उन्होंने लिखा है, मैं आई वाज क्राइंग व्हेन आई वाज रीडिंग द राइट। It is pathetic. It is so sad to read the reality of these things in life. And she did not deserve any of it. She did Of not course, deserve, she did not deserve any of it. She that was is the most that is the saddest part. हाँ, और वो She इतनी did this. अच्छी, और वो मीना कुमारी को कह चुकी, मीना कुमारी ये नरगिस को कह चुकी हैं कि ऐसी कौन सी औरत है जो माँ बनना नहीं चाहती, but I have been deprived of that. And she was so remorseful about it. She was so sorry and sad about it. और उसका दिल करता था कि मेरे बच्चे हों, अपने भी हों, और तो वो बस वही प्रॉब्लम है ना, उनकी ट्रेजेडी जो उनकी लाइफ में इम्पोज की गई उनके ऊपर, और फिर कोई जासूस और दूसरा आदमी आपको आके पीट रहा है, मार रहा है। यहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है कि इवन शी वाज हिट विद द बेल्ट। तो इतना ज्यादा जुल्म करने की किसी को क्या जरूरत अब है? जो हाथ उठा सकता है तो उसको बेल्ट उठाने में क्या ही जाएगा उसका। क्या बताइए, हो सकता है इनह्यूमन कहा Of जा सकता course. है, वेरी इनह्यूमन। इट्स वेरी सैड, बट we would like to say this कि watch her films, enjoy the films. Yes, and काजल मीना देखिए, कुमारी का हँसता बड़ा भी मुस्कुराता चेहरा, उनके गाने, उनकी शायरी, उनकी फ़िल्में, उनका खूबसूरत चेहरा, उनकी चंचल आँखें, उनकी खूबसूरत आवाज़, कितना कुछ है उनके बारे में याद करने के लिए, जो याद करके खुश कर देता है करोड़ों लोगों को, और अब तक आज तक जनरेशन से करता आया है। उनकी पीयूष जी दो बहुत-बहुत दो शुक्रिया। दो फिल्म्स हैं उनकी, एक आज़ाद है और एक कोहिनूर है, दोनों दिलीप कुमार के जी, साथ।
दोनों फिल्मों में शी इज इट्स नॉट अ ट्रेजेडी रोल, दे आर वेरी गुड रोल्स। तो वो नॉर्मल है। यहूदी भी है, बहुत अच्छी है यहूदी भी। इस किस्म की उनकी जो फिल्में हैं वो देखिए आप, बड़ा अच्छा लगेगा मीना कुमारी को देख के। pick up these films you pick up, like Sahibi Bi Ghulam and Kohinoor and Azad and Sharda and all these films. She is very good in these films. और वो शरारत एक फिल्म है उनकी जिसमें वो किशोर कुमार के साथ हैं, और वो किशोर कुमार की डेथ हो जाती है तो उनकी शादी राजकुमार से हो जाती है, और राजकुमार का छोटा भाई है जो डुप्लीकेट किशोर कुमार है, डबल रोल। ठीक है ना? वो एक रोल में वो किशोर कुमार अपनी आवाज में गाने गाता है, दूसरी रोल में मोहम्मद रफी की आवाज में गाता है ना, अजब है रास्ता तेरी है जिंदगी। उसमें उसकी एक्टिंग देखिए आप मीना कुमारी की, फैंटास्टिक, शी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सम ऑफ दीज फिल्म्स शी हैज डन मार्वेलस, सो लुक एट हर मूवीज एंड एंजॉय। यस, और हैप्पी टाइम्स में उनको याद करें, उनका खुश और उनका अच्छा चेहरा याद रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप दोनों का। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।